हेलो मेरे शेर और शेरनियों, क्या हालचाल है आपके। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने कल जो क्लास की थी वो आपके 3.1 जो थी उसके कंप्लीट उदाहरण कर लिए थे। आज जो आपकी क्लास होगी वो प्रश्नावली जो 3.3 के अंदर जो टोटल 10 सवाल है, मैंने आपसे वादा किया था कि 10 के 10 सवाल एक वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये प्रश्नावली 3.1 के लिए पूरा खत्म होने वाला है। इसमें सारे कंसेप्ट सीखेंगे। हमने पहले बढ़िया तरीके से लैंग्वेज कर ली, लैंग्वेज के बाद हमने कल 5 एग्जाम्पल किए थे। आज की जो क्लास होने वाली है वो है आपके क्वेश्चनों के ऊपर। जो आपकी प्रश्नावली है 3.1 उसके सब के सब प्रश्न करेंगे। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, एक एक प्रश्न को समझेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल आते हैं ना तो आपको 90% काम आपका हो जाएगा। अगर आपने एग्जाम्पल समझ रखे हैं ना तो 90% काम आपका क्या हो जाएगा, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। कुछ ज़्यादा करना भी नहीं, कुछ ABCD के क्वेश्चन से, छोटे छोटे क्वेश्चन से, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि a बराबर है, एक कोई समुच्चय है आपके पास, सॉरी एक आपको दे रखा है कि एक अवयव दे रखा a बराबर के लिए ज्ञात करना है। इस सवाल के लिए 3 चीजें आपसे पूछी गई। पहला पूछा गया अवयव की कोटि, फिर पूछा अवयवों की संख्या, फिर पूछा कि अवयव a13, a21, a33, a24 और a23। पहली बात तो अवयव की कोटि होती क्या। किसी भी अवयव में अगर आपको कोटि निकालनी है तो कोटि का मतलब होता है कि अवयव की कोटि होती है m गुणा n। अवयव की कोटि क्या होती है m गुणा n, कि आप उसमें देखेंगे पंक्तियां कितनी हैं और उसमें आप देखेंगे स्तंभ कितने। पहली बात तो आपको अगर इसमें अवयव की कोटि निकालनी है तो आप लिखेंगे चूंकि अवयव की कोटि, चूंकि अवयव की कोटि बराबर होती है m गुणा n। अवयव की कोटि क्या होती है m गुणा n। m क्या है, पंक्तियों की संख्या। देखो साहब पंक्तियां कितनी, आप कहेंगे सर 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, तो m तो हो गया 3 गुणा स्तंभ कितने, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ, तो ये हो गया 4। यानी जो ये सवाल आपको दिया गया है इसमें जो अवयव की कोटि है बेटा वो है 3 गुणा 4। कभी भी आपको किसी सवाल में अवयव की कोटि पूछी जाए तो कोटि का सीधा सिंपल सा मतलब है कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं। ये देखो कितनी क्षैतिज रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा। n का मतलब है कितने ऊर्ध्वाधर रेखाएं, मतलब स्तंभ कितने ऊर्ध्वाधर रेखाएं, 1, 2, 3 और क्या होगी 4 होगी। तो अवयव की कोटि होती क्या है, m गुणा n, और इसमें आ गया 3 गुणा 4। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, सवाल में मेरे हिसाब से किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल आप लिखेंगे चूंकि अवयव में जो अवयवों की संख्या होती है उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवा रखा है। अवयवों की जो संख्या होती है वो होती है mn। अब ये देखो m गुणा n है, ये mn है। आप कहेंगे सर गुणा ही तो है, फर्क क्या, लेकिन नहीं। अवयव की कोटि बताते वक्त आपको कभी गुणा नहीं करना, लेकिन अवयव में अवयवों की संख्या, कितने अवयव आ रखे हैं देखो, गिनते हैं एक बार। पहले तो गिनने वाला कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसमें टोटल अवयव कितने हैं भाई, समुच्चय के अंदर, सॉरी जो अवयव के अंदर लिख रखे हैं वही आपकी अवयव में अवयवों की संख्या कहलाती है, प्रविष्टियों की संख्या कहलाती है कि इसमें कितने एलिमेंट आ रखे हैं अंदर। तो हमने गिने 12, मैंने बोला गिनना है ही नहीं। आपको क्या करना है कि m का मान आपको पता है पहले से कि 3 है, गुणा 4, उत्तर कितना आ जाएगा 12। ये गुणा का चिन्ह है, ध्यान रखना, मैं लगा देता हूँ ये गुणा का चिन्ह। या गुणा नहीं करना, या ये जो अवयव है वो 3 गुणा 4 कोटि का अवयव है, और 3 गुणा 4 ये कह रहा है कि 3 पंक्तियां 4 स्तंभ है। बट ये 12 को आपको गुणा करवाना, 3 और 4 गुणा करोगे 12। यहाँ 3 गुणा 4 नहीं लिखे, अवयव में आपको गुणा करके बताना 12 है तो डायरेक्ट हम बता दें। अब आपसे कुछ एक तीसरा सवाल पूछा गया, बड़ा सिंपल सा, ज्यादा कुछ भी नहीं। एक वैल्यू पूछी गई आपसे a13 की, एक वैल्यू पूछी गई आपसे a21 की, एक वैल्यू पूछी गई a33 की, एक वैल्यू पूछी गई a24 की, और एक वैल्यू पूछी गई a23 की। ये आपसे वैल्यू पूछी गई। अब इस वैल्यू में आपको उत्तर देना। अब ये a13 कहता है क्या, कल की क्लास के अंदर हमने ये बोला था कि जो सामान्य रूप होता है किसी भी अवयव का वो होता है aij। क्या होता है aij। आई ये कह रहा है कि ये कौन सी पंक्ति में बैठा है, और ये जो जे है वो कहता है कि कौन से स्तंभ में बैठा है, कौन सी पंक्ति में बैठा है, कौन से स्तंभ में बैठा ये कहता है। तो इनमें भी ये कह रहा है a13 का मतलब क्या है कि पहली पंक्ति में तीसरा अवयव। a13 का मतलब है कि पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ में जाना है, तो पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ।
पहली बात तो पहली पंक्ति ये रही, इसमें तीसरा स्तंभ मतलब ये रहा 19, तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा बेटा 19 आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई मेरे लालो लालियों को? आपको ये सीधा सिंपल सा मतलब है, इसका जो मतलब है कि पहली पंक्ति में ही रहना, लेकिन जाना कौन से स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, वो आपको अवयव पकड़ना। इसका मतलब क्या कि दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति दिए रही और जाना क्या पहला स्तंभ में, तो पहला स्तंभ ये रहा, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अगला क्या कह रहा है A33, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। ठीक है, तीसरा स्तंभ मतलब कितना हो गया -5। ये कह रहा है कि दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, ये लो साहब 12, चौथा स्तंभ ये सारे ही है लेकिन इसके अंदर आना चाहिए। फिर बोला है कि दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ ये रहा 5/2। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। A13 का मतलब है कि पहली पंक्ति में तीसरे स्थान पर पहुंचो, तो पहली पंक्ति ये रही, तीसरे स्थान पर पहुंच गए 19 हो गए। A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति में 1 पर ही पहुंचो, तो 1 पर ये रहा। बात समझ में आई या नहीं? क्योंकि ये सीधा सिंपल सा है कि ये 3 पंक्तियां आपके पास। ये देखो आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आपका C1 है पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। भाई ये R1 है ना पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तो ये कह रहा है कि A13, तो 1 का मतलब ये रहा देखो R1, और 3 का मतलब कि 3 कहाँ है, ये रहा, तो इसकी सीध में पहुंचो, इसकी सीध में पहुंचते 19 आ गए। तो आपको ये ध्यान रखना। मेरे हिसाब से पहले सवाल में किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी वे में समझ में आ गया होगा। नॉर्मल बेसिक से जानकारी, अवयवों की कोटि, एक एक नंबर में वैसे में सवाल आ सकते हैं, तो ध्यान रखें अवयवों की संख्या में हमेशा इन दोनों नंबर को गुणा करके लिखना। बाकी अवयव मैंने गिन के भी बता दी, 12 हो रहे हैं, लेकिन हर बार नहीं गिन रहे। कहीं कोटि सपोज दे रखी है कि 3 गुणा 2 की है, कितनी कोटि है 3 गुणा 2 की, तो उसमें जो अवयव होंगे 3 और 2 गुणा करोगे 6 अवयव होंगे, तो वहाँ आपको गुणने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा डायरेक्ट आप उनको क्या कर दें, गुणा कर दें। और ये अवयव है जो निकालना है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले सवाल का उत्तर। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देखो सवाल संख्या करते हैं दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, हमने उदाहरण किया था। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, किसी अवयव में कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इसकी समभुज कोटियां क्या होगी? पहला सवाल तो यहाँ। फिर बोला यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? मैंने आपको बोला था कि कोटियों का मतलब है कि अगर 24 अवयव हैं तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनको गुणा करने पर 24 आएगा, वो आपको संख्या लिखनी। कोटियां अगर आपको बतानी है तो किसी अवयव देकर अगर कोटियां पूछे, अभी कोटि देकर अवयव हम बता सकते हैं, जैसे 3 गुणा 4 लिखा तो हमने 12 लिख दिया, बट यहाँ इसने बोला है कि 24 है। अगर 24 अवयव है किसी के अंदर तो आपको कोटि बतानी, उसको क्या कोटि है, क्या गुणा कर रहे हैं उन दोनों को की नंबर्स को, की ताकि कोटि क्या आ जाए आपकी, कितनी आ जाए, 24 आ जाए। सुनना मेरी बात, इसके अंदर पहला सवाल है, इसके अंदर 24 अवयव हो तो संभव कोटियां। इसमें बोला कि अगर आपको 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां आपको बतानी पहले सवाल के अंदर। तो पहली बात तो आपको अगर कोटि बतानी, पहले कोटि हो जाएगी 1 गुणा 24। देख लो 1 और 24 को गुणा करना 24 आ रहा है। अगर 1 गुणा 24 है तो 24 गुणा 1 भी होगी, यह ध्यान रखना, उल्टा भी हमेशा ही होता है। तो अगली हो जाएगी 24 गुणा कितनी, 1। ठीक है यहाँ तक। अब सोचो क्या 2 और 12 को गुणा कर सकता हूँ, 12 2 24 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी अगली कोटि 2 गुणा 12, तो 12 गुणा 2 भी तो होगी, उल्टी होनी होनी। क्या 3 को किसी से गुणा कर 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा। 3 गुणा 8, 3 गुणा 8, तो 8 गुणा भी क्या होगा, 3 होगा। क्या 4 को भी गुणा करने पर आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, तो लिखेंगे 4 गुणा 6, तो उल्टी भी होगी इसकी, 6 गुणा 4। और कोई नंबर बचा है क्या? 4 के बाद 5 तो नहीं आएगा गुणा, 6 भी नहीं आएगा, 6 आ जाएगा लेकिन 6 उल्टा हो गया, 6 गुणा 4, 4 गुणा 6 एक ही हो गया। यही है संभव कोटियां। मेरे हिसाब से इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। आपको अगर अवयव दे रखे हैं उसकी संभव कोटियां बतानी है, उसका एक ही सिस्टम है कि उन कैसे 2 नंबर्स आप लो जिनको गुणा करने पर जो अवयव दे रखे हैं वो आ जाए। 24 है तो 24 आ जाए, 12 है तो 12 आ जाए,
13 है तो 13 आ जाए, 18 है तो 18, जैसा प्रश्न आएगा वैसा। इसने बोला जब 24 अवयव हो तो संभव कोटियां आपको बतानी है, तो मैंने वो नंबर लिख दी गुण, इनको गुणा करने पर 24 आ रहा। देखो कोटि है या नहीं, पंक्तियों की संख्या 1, 24 स्तंभ, 24 पंक्तियां 1 स्तंभ, 2 पंक्तियां 24 स्तंभ, 12 स्तंभ 2 पंक्तियां। तो देखो इनका गुणा 24, इनका गुणा 24, इनका गुणा 24, इनका भी गुणा 24, इन सब का गुणा क्या आ रहा 24। इनके अलावा नहीं बचा आपके आंसर 12 गुणा 2, तो ऑलरेडी वो लिख चुका हूँ। ये इस प्रश्न का क्या है आपके पास फाइनल आंसर। कोई नंबर पूछे कितनी कोटियां बनेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितनी बन जाएगी 8। कोई नंबर पूछे तो भी बता दें। ठीक है सर, अगला देखो ध्यान से, दूसरा इसी के अंदर, यदि इसमें 13 अवयव है, 13 अवयव हो तो 13 अवयव हो तो संभव कोटियां। अब इसने बोला अगर इसमें 13 अवयव हो जाए तो संभव कोटियां क्या होगी। तो सोचो किन किन को गुणा करने पर 13 आएगा। तो ये तो फिक्स है कि 1 गुणा 13 तो नहीं आना, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। इनके अलावा कुछ हो सकती है क्या, ऐसे कोई नंबर्स नहीं है जिनको गुणा करने पर 13 है। तो इसकी कितनी कोटियां बनेगी 2, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल देखो, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस पहले सवाल और पहले दूसरे के दोनों सवालों, 2 सवाल आ रखे। तीसरा सवाल, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, इस बार कितने अवयव हो गए 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। यदि इसमें 5 अवयव है तो संभव कोटियां क्या होगी। 2 सवाल वापिस आ गए। तो पहला सवाल करते हैं, पहले तो वापिस इसके अंदर पहला, अठारह अवयव हो तो संभव कोटियां। बराबर बोला है कि 18 अवयव है तो संभव कोटियां क्या होगी। ऐसे नंबर सोचो जिनको गुणा करने पर 18 आए। तो पहला तो हो जाएगा 1 गुणा 18, दूसरा हो जाएगा 18 गुणा 1। क्या 2 गुणा 9 होगा क्या, बिल्कुल हो रहा है। अगला हो जाएगा 9 गुणा 2। क्या 3 गुणा 6 होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा 3 गुणा 6। और 6 गुणा क्या हो जाएगा 3। इसके अलावा नहीं है भाई कोई भी जिनको गुणा करने पर 18, 1 और 18, 18 और 1, 2 और 9, 9 और 2, 3 और 6, 6 और 3। इसके अलावा 18 तो नहीं आता किसी को गुणा करने पर, ये बात ध्यान रखना। तो संभव कोटियां कितनी बनेगी 1 2 3 4 5 और 6। कोई नंबर पूछे 6 बता देना इसके अंदर। दूसरा सवाल क्या बोला, 5 अवयव, 5 अवयव हो तो संभव कोटियां। बराबर कितने अवयव बोले 5। ऐसे गुणा नंबर सोचो जिनको गुणा करने पर 5 आए। तो पहला तो हो जाएगा 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं, इसके अलावा कोई भी नंबर है ही नहीं जिनको गुणा करने पर क्या आए मेरे शेर और शेरनियों 5 आए। बोलो साहब कितने सिंपल सवाल है, बोलो है किसी टाइप की कोई दिक्कत। मेरे हिसाब से किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़े सिंपल सिंपल से सवाल, आपको केवल थोड़ा सा सोचना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनको गुणा करने पर 24 आए वो हमने लिख दिए, जिनको गुणा करने पर 13 आए वो हमने लिख दिए, जिनको गुणा करने पर 18 आए वो हमने सारे लिख दिए, जिनको गुणा करने पर 5 आए वो हमने लिख दी। ये संभव कोटियां होती है कि कोटि यही तो हुई m गुणा n, m गुणा n, m गुणा n, m गुणा n। कभी हम आगे पीछे हो सकता है लेकिन वो गुणा करने पर वो रहेंगे 12 के 12। चाहे आप पहले एक पंक्ति लिखे 13 स्तंभ लिख दिए, फिर 13 स्तंभ लिख दो, 13 पंक्तियां, एक पंक्ति लिखी 13 स्तंभ लिख दो, या 13 पंक्तियां लिखने बाद एक स्तंभ लिख दो। जो अवयव होंगे वो तो 13 ही होंगे, काउंट करोगे तब। तो वो संख्याएं आपको सोचनी है जिनको गुणा करने पर कितना आए मेरे शेर और शेरनियों 24, 13, 18 और 5। ये हमने लाजवाब तरीके से सवाल संख्या 2 और सवाल संख्या 3 का सॉल्यूशंस कर लिए। अगली स्लाइड के अंदर करते हैं प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशंस। 4 के अंदर टोटल 3 पार्ट है और वो सवाल थोड़े से हैं, तो एक एक सवाल को बढ़िया तरीके से करते हैं। फिर चौथे सवाल में 2-2 सवाल है, फिर आगे एक एक सवाल है। ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं होगा लेकिन पूरी प्रश्नावली को खत्म करना कैसे भी करके एक एक नंबर के ज़्यादातर यहाँ से सवाल आते हैं। अब इसको देखें, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 4। सवाल संख्या 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक उदाहरण किया था, उदाहरण नंबर 3 उसके जैसा है। एक 2 गुणा 2 अवयव आपको मानना है। एक 2/2 अवयव की आपको एक रचना करनी है जिसमें a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से पद्धत है। टोटल 3 सवाल है।
लेकिन तीनों सवाल के अंदर जो अवयव बनाना है वो कितनी कोटि का बनाना है, 2 गुणा 2, मतलब 2 पंक्तियां होनी चाहिए और 2 ही क्या होने चाहिए, आपके स्तंभ होने चाहिए। फिर इसमें मान रखना है, मान का मतलब देखो यहाँ आई और जे है, तो मेरे को अगर A22 निकालना है, A22 का मान निकालना है, तो मेरे पास यहाँ आई का मान 2 है, जे का मान भी 2 है, मैं मान रखते जाऊंगा तो हल्की फुल्की कैलकुलेशन करूंगा, मेरा उत्तर आ जाएंगे तीनों प्रश्नों। पहला करते हैं, पहले तो तीनों के लिए आपको 2/2 अवयव मानना पड़ेगा क्योंकि सबके लिए सेम है, तो ध्यान देना इधर उत्तर मानना। माना 2 गुणा 2 कोटि का, माना 2 गुणा 2 कोटि का अवयव, और इसको A नाम दे दो। क्या नाम दे दो? A हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। ये हमने 2/2 कोटि का एक क्या मान लिया, आपके अवयव मान लिया जो आपके पास है, और हमेशा यही मानना होता है। A11, A12, A13 जैसे आ जाता है, 2 बोला 2 मान लिया कि 2 पंक्तियां होगी, 2 ही क्या हो गए आपके स्तंभ हो गए। अब मान आपको रखना पहले सवाल के अंदर। अब मैं इसका आपको करवाता हूं पहला सवाल, और पहला सवाल आपको करना है। पहले सवाल में बोला है कि AIJ जो है वो इस प्रकार से लिखे गए हैं कि I + J का होल स्क्वायर बटा में 2 आएगा। इस सवाल का आपको उत्तर ढूंढना है। अब अगर आपको A निकालना, एक तो आपको जरूरत पड़ेगी A11 की, एक जरूरत पड़ेगी A12 की, एक जरूरत पड़ेगी A21 की, एक जरूरत पड़ेगी A22 की। ठीक है, अब जब मैं इसको मान निकालूं, इसमें I का मान 1 है, J का मान 1 है, मैं रखता जाऊंगा। तो पहला काम करते हैं, आपके पास जो पूछा गया है पहला अवयव निकालते हैं A11। कौन सा अवयव निकालते हैं? A11। ध्यान देना मैं मान का क्या कह रहा हूं। आपको अगर A11 निकालना, इसका मतलब 11 का मतलब हो गया कि आपने I की जगह 1 रख दिया और J की जगह कितना रख दिया? 1। तो इस आगे समीकरण में भी I की जगह 1 प्लस J की जगह 1, और फिर इसका क्या हो रहा है? होल स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। जल्दबाजी में काट मत देना, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 बटा में आएगा 2, और उत्तर कितना आ जाएगा आपके पास? 2। जब आपने इस वैल्यू को काटा तो आपके पास A11 का जो मान आया वो मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूं, वो कितना आ गया? 2 आ गया सर। कितना आ गया? 2, कि A11 का मान आ गया आपके पास 2। हल्की फुल्की कैलकुलेशन से। दूसरे काम में आपको अगर निकालना A12, ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालोगे तो ये आएगा A12 बराबर, तो इसका मतलब I की जगह 1 है, J की जगह 2 है, तो I की जगह 1 प्लस J की जगह 2, इसका होल स्क्वायर बटा में कितना? 2 बराबर 1 + 2 होता है 3, 3 का वर्ग बटा में हो जाएगा 2, 3 का वर्ग हो गया 9, और 9 बटा में क्या हो गया? 2। अब 9/2 को आप 4.5 नहीं लिखें, हमेशा अवयव में बटा में वैल्यू होनी चाहिए, ध्यान रखना है। तो है पड़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला जो मेरे पास A12 आया वो आ गया मेरे पास 9 बटा कितना? 2 आ गया सर। कितना आ गया? 9/2। बोलो मेरे शेर और शेरनी, यहां तक कोई दिक्कत है कि? बिल्कुल कैलकुलेशन करनी है हल्की फुल्की 10th क्लास जैसी। तीसरा काम, तीसरा मुझे निकालना A21। क्या निकालना है? A21। अब A21 का मतलब ये कह रहा है कि I का मान 2, J का मान 1, तो I का मान 2 प्लस J का मान 1 होल स्क्वायर बटा में हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा में कितना? 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और बटा में कितना होता है? 2 होता है। तो उत्तर आया है मेरे पास, इसका आया है वो आया 9/2। वही दोनों सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं, हो भी सकता है, सेम हो सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे सेम हो, अलग अलग हो, चाहे 0 हो, चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास तो एक मैथमेटिक्स की क्या आनी चाहिए? रचना आनी चाहिए प्लस, क्योंकि अवयव जो होता है वो आपके आयताकार संख्या और फलनों का क्या होता है? एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। एक अवयव और बचा लास्ट के अंदर A22, वो निकलेगा आपके पास A22 बराबर। जब A22 निकालोगे तो I का मान कितना है? 2 प्लस J का मान कितना है? 2 का होल स्क्वायर बटा में कितना आएगा? 2। 2 + 2 का वर्ग, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा 4 का वर्ग बटा में कितना? 2। 4 का वर्ग होता है 16, 16 बटा में 2, 16/2 का मतलब कितना हो गया? 8। 16/2 का मतलब कितना हो गया? 8 हो गया। बोलो मेरे शेर और शेरनी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बड़ा सिंपल सा सवाल है, बड़ा सिंपल। आप देखो कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से, एक छोटा सा प्रदत्त अवयव दिया, इसमें आपको 4 मान निकालने। A11 का मतलब है जहाँ I है वहाँ 1 है, वहाँ जहाँ J है वहाँ 1 है।
A12 का मतलब है कि I की जगह 1 रखो और J की जगह 2 रखो। A21 का मतलब है I की जगह 2 रखो और J की जगह 1 रखो। A22 का मतलब है कि I की जगह भी 2 रखना है और J की जगह भी 2 रखना है। हल्की फुल्की कैलकुलेशन करके उत्तर आ गए और आपके पास एक अवयव आ जाएगा। आप लिखेंगे अतः, नीचे लिख देना, मैं साइड में लिख रहा हूं अतः अवयव A बराबर, मुझे एक अवयव लिखना A बराबर। A बराबर क्या लिखोगे, पहला लिखोगे 2, क्योंकि A11 का मान आएगा। A11 का मान कितना आया 2। फिर मान जैसे A12 का, तो A12 का मान कितना आया 9/2, 9/2। फिर मान चाहिए मुझे A21 का, तो A21 का मान कितना आया मेरे पास 9/2। और फिर मान कितना है मेरे पास 8, और इसकी कोटि कितनी है 2 गुणा 2। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? अगर ये आपने सवाल समझ लिया तो फिर मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कोई आपको दिक्कत आएगी। हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, सेम है, 2/2 कोटि का ही मानना। हमने पहला सवाल अभी कर लिया। पहला सवाल में जो आपको शर्त दे रखी थी, उस शर्त में I और J का मान रखा, उसका वर्ग किया, 2 का भाग लगाया, भाग खत्म। और जैसे जैसे काम करते गए, जो मान जहाँ है वहाँ रखना, ध्यान रखना। जो मान जहाँ है, ऐसे नहीं उल्टा रख दो, ये यहाँ रख दिया फिर ये यहाँ रख दो, नहीं, ऐसा सेम है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत मत रखना। पहले ये मान यहाँ आएगा, फिर ये मान यहाँ आएगा, फिर तीसरा मान यहाँ आएगा, चौथा मान यहाँ आएगा, और 2/2 कोटि का एक अवयव बन गया। और ये आपसे बोला था कि इसकी रचना कर दो। बोलो मेरे लालो लालियों, चौथे के पहले सवाल में किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, यह है पहला सवाल। अब आप करते हैं सवाल संख्या दूसरे का सॉल्यूशन। अब देखो, अभी हमने पहला कर लिया था, अब करते हैं चौथे का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, पहले ये देखो, उसमें जो अवयव दे रखे हैं आपको, जो शर्त दे रखी है उसके ऊपर गौर करना। दूसरे में आपको AIJ जो है वो दे रखा है, I और बटा में क्या दे रखा है, J दे रखा है। इस सवाल को आपको क्या करना, सोल्व करना, क्योंकि AIJ के मान निकालने, और शर्त वही है कि 2/2 का अवयव चेंज नहीं है। अभी ध्यान रखना इस बात का कि अवयव तो आपको 2/2 कोटि का ही बनाना। तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे A11 की वैल्यू। तो A11 निकालेंगे। जब A11 निकालेंगे फिर हम निकालेंगे A12, फिर हम निकालेंगे A21, और फिर निकालेंगे हम A22। ये 4 अवयव निकालने जो यहां पर लिखे हुए। चलो सर, बेटा I का मान कितना है 1, बटा में J का मान 1, 1/1 का मतलब कितना आ जाएगा 1। सिंपल ही। I का मान कितना 1, J का मान कितना 2, 1/2 ही रखना। I का मान कितना 2, J का मान कितना 1, 2/1 का मतलब कितना हो जाएगा 2। I का मान कितना है 2, J का मान कितना है 2, उत्तर कितना आ गया 1। कुछ भी नहीं है, गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने। उत्तर सिंपल से आगे कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो एक शर्त दी I/J, 1/1 1 हो गया, 1/2 1/2 ही हो गया, 2/1 2 हो गया, 2/2 1 हो गया। अब इसका अवयव बनाना, सिंपल सी चीज होगी। आप लिखेंगे अतः, अतः अवयव A बराबर, एक आपको एक अवयव लिखना A बराबर, क्या लिखोगे 1, 1 के बाद 1/2, फिर लिखोगे 2, फिर लिखोगे 1, और कोटि वही सेम 2 गुणा 2। बोलो मेरे लालो लालियों, शेर और शेरनियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से सवाल में किसी टाइप की किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी कंडीशन है, आपको 4 मान निकालने, A11, A12, A21, A22, इनके मान निकालने। वो मान जो शर्तें जिनमें दे रखी, पहली शर्त में हमने मान रख दिए, कर लिया। फिर दूसरे सवाल में कुछ नई शर्त दे दी, अब तीसरे के अंदर एक नई शर्त दे दी, केवल कैलकुलेशन बढ़ा रहा, बाकी नया काम कुछ भी नहीं है यार। I की जगह 1 है तो 1 रखो, J की जगह 2 है तो 2 रखो, नॉर्मल सी कैलकुलेशन करो, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, 2 का भाग है तो भाग करो, वरना जरूरत नहीं। अगर यहाँ 1/2 ही आ गया सीधा, 2/1 का मतलब 2 होता है, 1/2 का मतलब 1/2 ही है, क्योंकि 0.5 हम लिखेंगे नहीं, हम तो 1/2 को 1/2 ही रहेंगे। ये सवाल आ गया आपके दूसरे का। कोई दिक्कत है क्या? किसी टाइप की दिक्कत नहीं हो, हल्के फुल्के कंसेप्ट क्लियर रखने हैं आपको, इजी वे में तीसरा चैप्टर हो जाएगा। दूसरा बड़ा सिंपल था, 3 चैप्टर जो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन, अवयव और सारणी,
ये 4-3 चैप्टर में किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर थोड़ा सा हार्ड होगा, आगे 5 जैसे अवकलन समाकलन अवकलन आ जाएंगे, 6वां 7वां ऐसे करके, वो थोड़ा सा लंबा, इनको जल्दी जल्दी कर लेना, फटाफट आप रिवीजन करते रहिए। एग्जाम्पल वगैरह जितनी भी चीज़ें मेरे हिसाब से, जब तक मैं ये बोलता हूँ आपके दिमाग ये भी आना चाहिए, आई की जगह ये रखना, जे की जगह ये रखना। ये हमने कर लिया दूसरा सवाल। अब करवाता हूँ मैं आपको तीसरा सवाल, ठीक है। तो एक बार देखो तीसरा सवाल भी क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। तीसरे सवाल में भी ज़्यादा माथापच्ची आपको लगेगी नहीं। तीसरा सवाल आपके लिए देखो सामने लिखा। तीसरे सवाल के पहले तो जो शर्त दे रखी है वो लिख दो। जो तीसरे सवाल की अगर आप शर्त लिखेंगे तो शर्त में दे रखा है कि ए आई जे बराबर, वो दे रखा आई प्लस 2j और बटा में है 2 और इसका होल स्क्वायर में, इसका क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है। कैलकुलेशन सुनना, मान किस किस के निकालने। इस सवाल के लिए अगर आप उत्तर निकालेंगे तो पहला आप उत्तर निकालेंगे A11 का, आई का मान 1, जे का मान 1। फिर आप निकालेंगे A12 का, फिर आप निकालेंगे A21 का और फिर मान निकालेंगे A22 का। ये 4 मान आपको बेटा इसमें निकालने, टोटल 4 मान जो इसमें दे रखे हैं वही निकालने। अब जहाँ जहाँ आई और जे के मान है वहाँ रखते जाओ। सवाल में रखोगे आई का मान 1, जे का मान 1, तो आई की जगह 1 प्लस 2 गुणा जे का मान कितना 1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बटा में कितना आएगा 2 बराबर में, और 1 की जगह 1 रहेगा प्लस 2 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बटा में कितना होगा 2, और 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो 3 का वर्ग बटा में कितना हो जाएगा 2, 3 का वर्ग हो गया 9 बटा में 2। तो हमारे पास जो ये A11 आया है वो आया बेटा आपके पास 9/2। कितना आया है 9/2। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आई और जे की जगह 2 को 1 से गुणा कर दिया, 2 ही आएगा। वैल्यू जहां जो बोलेगी वहां पुट कर दें, इजी वे में उत्तर आ जाएंगे आपके, ठीक है। अगला देखो, अगले में बोला है कि आई की जगह तो 1 ही है, तो आई की जगह तो 1 ही लिखेंगे प्लस, ये देखो 2 सवाल में आ रखा है, फिर गुणा, ये क्या लिखा जे का मान कितना दे रखा 2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बटा में कितना आएगा 2 बराबर 1 की जगह 1 प्लस 2 को 2 से गुणा करवाओगे 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर बटा में कितना 2, 1 प्लस 4 कितना होता है बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर बटा में कितना आएगा 2, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 बटा में क्या आ गया 2 आ गया। अगला हमारे पास जो उत्तर आया है वो आ गया है 25 बटा में 2। है किसी टाइप की कोई दिक्कत आ रही है क्या, कोई समस्या? सिंपल वे में है, ठीक है। अगला देखो A21 के लिए ध्यान देना। A21 का मतलब है कि i का मान 2 है, j का मान है 1, तो i की जगह हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणा, ये 2 सवाल में ध्यान रखना, j की जगह कितना 1, इसका होल स्क्वायर बटा में 2 बराबर, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, 2 प्लस 2 यानी 4, 4 का वर्ग बटा में 2, 4 का वर्ग कितना 16, 16 बटा में 2, उत्तर कितना आएगा 8। 16/2 का मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 8। तो इस सवाल का जो उत्तर आया है आपके पास वो कितना आया है 8 आया। अगला सवाल देखो A22 का मतलब i का मान 2, j का मान 2, तो i का मान हो गया 2 प्लस 2 गुणा j का मान भी कितना 2, इसका होल स्क्वायर बटा में कितना आएगा 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 को 2 से गुणा करोगे 4 का स्क्वायर बटा में कितना आया 2, 2 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है, तो 6 का वर्ग बटा में कितना आएगा 2, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 36 बटा में 2, और 36 बटा जो 2 होता है वो कितना होता है 18 होता है। 36/2 का मतलब कितना होता है 18 होता है। नॉर्मल से हमने कैलकुलेशन की है, और कैलकुलेशन जैसे जैसे करते गए आपके पास सब अवयवों के मान आ गए। अब इन अवयवों को एक अवयव में लिख दो, तो आप लिखेंगे अतः अवयव A बराबर, A वाला एक अवयव लिखते हैं, और जब A बराबर एक अवयव लिखोगे तो पहला उत्तर आएगा 9/2, 9/2 के बाद 25/2, फिर आएगा 8, और फिर कितना आएगा 18, और अवयव बन जाएगा 2/2 कोटि का। ये लो साहब, हमने तीनों के तीनों सवालों को गर्दा उड़ा दिया, एकदम बेहतरीन तरीके से तीनों सवालों को कर लिया। कुछ भी नहीं, आपको पहले बोला था कि एक 2/2 कोटि का एक अवयव मानना, 2/2 कोटि का एक अवयव हो गया। इसके अंदर 3 शर्तें दी, पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त। हर शर्त अलग देगा, हर शर्त का उत्तर भी अलग आएगा, लेकिन कोटि कितनी है 2/2 ही कोटि है, तो उसमें चेंज आपको नहीं करना। तो ये हमने कोटि का काम किया, और सिंपल वे में प्रश्न को करते गए। जो वैल्यू बोली आई की जगह आई रखा, जे की जगह जे रखा, पहला मान हमेशा ही आई का है, दूसरा मान हमेशा ही जे का होगा। ये बात पहले लिख रहा है, आई पहले है, जे कहाँ है
बाद में। तो मैं कैलकुलेशन करते गए, हमने तीनों स्लाइडों के अंदर 3 सवाल को कर लिए। इस सवाल के साथ तीसरे का, जब चौथे का तीसरा हमने कर लिया तो प्रश्न संख्या 4 क्या हो गया, खत्म। पांचवा भी सेम सवाल है सर, पांचों में है 2 सवाल, लेकिन उसकी कोटि 2x2 नहीं देकर उसने कोटि 3x4 दे दी, केवल कैलकुलेशन लंबी कर दी। भाई 3x4 आएगा तो 12 अवयव आएंगे, 12 अलग अलग निकाल दे, एक तो 4 निकाल, एक बार निकाल, जस्ट डबल काम करना। उनको भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल वे में आ जाएंगे। ठीक है, एक बार आप चौथा सवाल देखें, अगली स्लाइड में करवाता हूं प्रश्न संख्या 5 का। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 5। सवाल संख्या 5 भी चौथे के जैसा ही है, लेकिन वहां 2x2 कोटि का अवयव था, यहां बोला है कि एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से पद्धत है। अब 3x4 का मतलब हो गया कि इसमें टोटल 3 पंक्तियां, 3x4 का मतलब हो गया टोटल कितनी पंक्तियां, 3, और 4 का मतलब हो गया इसके अंदर 4 स्तंभ है। ये बात आपको दी गई। और 2 सवाल बोले हैं कि पहला बोला है कि aij बराबर 1/2 मापांक ऑफ, यानी मॉड्यूलस आपको दे रखा माइनस का 3i प्लस जे। अब मॉड्यूलस के अंदर अगर प्लस आया तो प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर मॉड्यूलस के अंदर माइनस वैल्यू आ गई तो ये जो मापांक होगा वो माइनस वाले वैल्यू को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, इस बात का ध्यान रखना। और एक अगला दिया है कि aij बराबर 2i माइनस जे। ये आपको 2 शर्तें दे रखी। पहले करते हैं पहला सवाल। हाँ, उसमें 4 अवयव थे, 2x2 वाले में 4 थे, यहाँ 3x4 है, मतलब 12 अवयव। थोड़ा सवाल कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, अवयव ज़्यादा निकालने, बाकी सवाल वैसा का वैसा ही है जैसा भी आपने किया था। ध्यान देना, एक एक चीज़ को माइनस प्लस की विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, पहले सवाल को करते हैं सर। माना 3x4 कोटि का अवयव a बराबर 3x4 कोटि का आपको एक अवयव मानना। तो मानने में तो आपको हमेशा पता ही क्या मानोगे, यहाँ आएगा a11, फिर आएगा a12, फिर आएगा a13, फिर आएगा a14, क्योंकि 4 स्तंभ लेना बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आएगा a21, फिर आएगा a22, a23, a24, a31, a32, a33 और a34। ये आपने 3x4 कोटि का अवयव मान लिया। यही मानना हमेशा कि 3 पंक्तियां होगी और 4 स्तंभ हो गए, 1 2 3 और क्या हो गए, 4 स्तंभ हो गए। अब इसके अंदर आपको मान रखना है और वैल्यूज निकालनी, आराम से आ जाएंगे। उस पहले सवाल को हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं जो ये उत्तर बता रहा हूं आपको इस पहले सवाल का बता रहा हूं अभी। चलो सर, मान निकालते हैं, ध्यान देना यार, एक एक वैल्यू निकालनी और बड़ी सावधानी से निकालनी, ध्यान रखना। पहला मान आएगा a11। कौन सा मान आएगा बेटा, a11 वाला मान आपको निकालना। ठीक है, ध्यान देना, a11 निकालो। पहले तो 1/2 की जगह क्या आएगा, 1/2, फिर मापांक माइनस का 3 गुणा i की जगह 1 प्लस j की जगह भी कितना, 1 बराबर 1/2 मापांक ऑफ -3 प्लस 1, गुणा भाग करोगे तो 1/2, मापांक के अंदर -2, मापांक के अंदर -2 आएगा तो बाहर आ जाएगा 2, और उत्तर कितना आ गया, 1। तो ये आपके पास पहला उत्तर आ गया 1। है कोई दिक्कत, केवल मान रखते कि गुण मापांक जो होगा वो माइनस वाली चीज को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो 2/2 का मतलब कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। अगला अवयव निकालते हैं। अगला अवयव आएगा a12, इसकी बात करते हैं। ठीक है, केवल कैलकुलेशन का ध्यान रखना, हल्की फुल्की आपको ध्यान रखना। ठीक है, 1/2 की जगह 1/2 -3 गुणा i का मान 1 प्लस j का मान कितना, तो उसके ऊपर फोकस रखना, ये सारे मान रख रहा हूँ। फिर आएगा 1/2, -3 को 1 से गुणा करोगे -3 प्लस हो गया कितना, 2 बराबर 1/2। मापांक के अंदर देखो -3 में से 2 जाएगा तो मापांक के अंदर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और मापांक के अंदर -1 बार आएगा तो 1 बन जाएगा, और उत्तर आ जाएगा 1/2। कितना उत्तर आ जाएगा, 1/2। एक उत्तर आ गया 2, और एक उत्तर आ गया 1, एक आ गया 1/2, 2 अभी आ गए। तीसरा देखो, तीसरा है a13, और चौथा हम निकालेंगे a14। ठीक है, a13 का मतलब 1/2 -3 गुणा i का मान 1 है, j का मान कितना है 3, 1/2 -3 प्लस 3
0/2, 0/2 का मतलब कितना हो जाएगा 0, -3 + 3 0, 0/2, 0/2 का मतलब हो गया कितना आएगा 0 आ जाएगा। A14 का मतलब हो गया 1/2, फिर -3 गुणा 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर आएगा 1/2 -3 प्लस में 4, तो 4 में से -3 जाएगा, 1 ही बचेगा, 1 को 1 से गुणा करोगे उत्तर आ जाएगा 1/2। तो A14 आ गया आपके पास कितना 1/2। बोलो मेरे शेर और शेर ने 4 वैल्यू आपको समझ में आई या नहीं है? मेरे हिसाब से 4 वैल्यू में दिक्कत नहीं हो, केवल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी काम नहीं ज़्यादा। ठीक है, अगला देखो, अगला आ जाएगा A24, 14 तक ही जाना है, लास्ट ध्यान रखना। अब आ जाएगा A21 पे। A21 ध्यान से देखना, A21 का मतलब हो जाएगा 1/2 -3 गुणा इस बार आई का मान कितना हो गया 2 हो गया, ध्यान रखना, एक मत रख देना जल्दबाजी, 2, और प्लस में j का मान कितना है 1 है, बराबर ये हो गया 1/2, गुणा करोगे तो -6 और प्लस का 1, 1/2 माइनस का 5 बचेगा, -5 मापांक से बाहर आएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 5/2। उत्तर कितना आ जाएगा 5/2। है कोई दिक्कत? चलो सर अगला देखो, इसके बाद अगला निकलेगा A22। क्या निकलेगा A22, तो ये बनेगा 1/2 -3 गुणा j का i का मान 2 प्लस j का मान भी कितना 2, तो ये बनेगा 1/2, -3 को 2 से गुणा करोगे -6 प्लस कितना बन गया 2 बराबर 1/2 -4, 1/2 गुणा -4 मापांक से बाहर आएगा प्लस का 4 बन जाएगा, काटोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी। ज़्यादा डरना मत, केवल वैल्यू क्या होगी बाहर आ गई ना, इसलिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी काम तो आई की जगह आई रख रहे हैं, जे की जगह क्या रख रहे हैं जे का मान रख रहे हैं। अगला देखो, अगला आ जाएगा A23। कौन सा A23? A23 का मतलब 1/2 -3 गुणा 2 प्लस में कितना आ जाएगा 3 बराबर 1/2 -6 प्लस का 3 बराबर 1/2, मापांक के अंदर -3, मापांक के अंदर -3 बार आएगा, किसका बन जाएगा प्लस का, तो उत्तर आ जाएगा आपके पास कितना 3/2 आ जाएगा। एक वैल्यू आनी चाहिए और निकाल, बाकी ऊपर निकाल लें। ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगी A24। A24 का मतलब है 1/2 मापांक ऑफ -3 गुणा 2 प्लस j का मान इस बार कितना हो गया 4, 1/2 -6 प्लस 4, 1/2 माइनस का 2, 2/2 कितना आ जाएगा 1। ये मान आया आपके पास। अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ ना, अभी आप ये नहीं कह सकते प्रश्न खत्म हो गए, मैं अभी यहीं पहुंचा, मुझे एक लाइन का सल्टी बड़ा और करना है। अभी एक लाइन का क्या करना है मुझे अभी काम, और एक लाइन का काम मुझे अभी और करना, थोड़ा ध्यान देना। कैलकुलेशन है बेटा, डरने की जरूरत नहीं आपको, ऐसा कोई नया काम किया ही नहीं है मैंने कि जिसको आपको हार्ड लगे। जहाँ जहाँ आई और जे का मान है रखते गए, आई का मान जे का मान, मापांक के अंदर कभी माइनस आ गया तो माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस कभी चेंज नहीं, वैसे नहीं प्लस को माइनस बना दो, नहीं माइनस वाला प्लस बना देता मापांक, प्लस वाले को क्या रखता प्लस ही रखता, सेम ही रखता। आगे की वैल्यू देखो, आगे की वैल्यू है A31। कौन सी वैल्यू है A31, तो सेम ही काम यहाँ करना, 1/2 -3 गुणा आई का मान 3 प्लस जे का मान कितना 1, कैलकुलेशन करोगे तो 1/2 -9 प्लस 1, 1/2 -9 में से 1 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8 मापांक से बाहर आने पर 8 बना देगा, क्या बना देगा 8, और इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4। भाई 8/2 का मतलब कितना होता है 4 ही तो होता है, तो ये आपका बना दी इसने कितना 4 बना दी। अगला देखो, अगला आएगा A32। A32 का मतलब हो जाएगा 1/2 मापांक के अंदर -3 गुणा 3 प्लस जे का मान कितना 2 बराबर 1/2 मापांक के अंदर -9 और प्लस में 2 बराबर 1/2 गुणा -9 में से 2 जाएगा, माइनस का 7 बचेगा, -7 को मापांक से बाहर लाओगे प्लस का 7 हो जाएगा, और ये बना देगा आपका 7/2। कितना बना देगा 7/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7/2। तीसरी वैल्यू A33। A33 का मतलब हो जाएगा 1/2
-3 गुणा 3 प्लस में कितना 3 बराबर 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3 1/2 गुणा में क्या 6 लिख दूं क्या भाई? -9 में से 3 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 रूट से सॉरी मापांक से बाहर आने पर क्या बन जाएगा प्लस का, और काटोगे तो कितनी वैल्यू बना देगा ये 3 बना देगा। कितनी वैल्यू बना देगा 3 बना देगा। ठीक है, अगली वैल्यू है लास्ट A34। क्या वैल्यू बची A34? तो 1/2 -3 गुणा 3 और प्लस में क्या आएगा 4 बराबर 1/2 मापांक के अंदर -9 प्लस का क्या जाएगा 4। तो क्या ये 1/2 गुणा में 5 ही बचेगा क्या भाई? -9 में से 4 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, -9 में से 4 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, मापांक से माइनस बाहर आने पर प्लस बना देगा और उत्तर आ जाएगा ये 5/2। कितना आ जाएगा उत्तर? 5/2। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब ऐसे तो सवाल जब बड़ा है तो देखते ही तो आप डरोगे पहली बात तो, जैसे कोई बीच में से वीडियो देखेगा डरेगा कि ये क्या कर दिया। बाकी आपने जो ये मान आपके पास लिख रखा है ये वाला, इस मान के अंदर जहाँ आई है जहाँ जे है मैंने मान रखे हैं, इसके हिसाब से गुणा बाकी है। मापांक में अगर माइनस दिखाई देगा तो उसको प्लस बना देना। बाकी कोई भी काम नया किए नहीं, मैंने कुछ भी नया काम नहीं किया। और आपके पास एक अवयव आ जाएगा, आप लिखेंगे अतः अवयव ए बराबर कितनी कोटि का? 3/4 कोटि का एक अवयव लिखना है जो आपको ध्यान रखना। ठीक है, अवयव ए बराबर सबसे पहले ये शुरुआत के 4 मान, 1 फिर 1/2 फिर 0 फिर 1/2 1 1/2 0 और 1/2 A14 तक पहुंच गए। फिर मान देखो 5/2 फिर मान कितना 2 फिर 3/2 फिर मान कितना 1 फिर मान कितना 4 फिर मान कितना 7/2 फिर मान कितना 3 और फिर मान कितना 5/2। और ये सवाल का क्या आ गया? उत्तर आ गया। सब बड़ा है सवाल, मैं कह सकता हूँ बड़ा इसीलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर आपको टोटल 12 एलिमेंट निकालने थे। 12 अभी हो गए ना इसके अंदर। बड़े पहले वाला चौथे सवाल में 3 सवाल थे, वो इसीलिए सिंपल ज़्यादा था क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी नहीं। 4 ही मान निकालने थे, 4 होते थे, ये भी छोटा हो जाता, लेकिन मैंने कैलकुलेशन लिखी। लेकिन थोड़े छोटे छोटे हैं, थोड़ा ध्यान रखना माइनस प्लस का विशेष तौर पर। मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं हुई है, यही उत्तर है। एक बार उत्तर माला और चेक कर लूँ आपके लिए कि सही है या नहीं, क्योंकि अगर हल्की सी गलती होगी तो फिर गलती भारी पड़ जाएगी। अगर हल्की सी गलती होगी तो गलती क्या पड़ जाएगी? भारी पड़ जाएगी। और जो आपके सवाल है 5वें का पहला 1 1/2 0 1/2 5/2 2 1 3/2 और 1 4 7/2 3 और 5/2 फाइनल आंसर ये आपके एनसीईआरटी में पीछे किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार देख लो आप सही। ये रहा, सेम टू सेम सवाल होना चाहिए। देखो सेम उत्तर आ गया 5वें का, और किताब है आपके पास तो आप किताब के अंदर मैच कर लें कि आपको करना क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो ये है आपके 5वें का पहला सवाल। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ हार्ड नहीं है बट कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि अवयव जो निकाले वो टोटल 12 निकाले, 8 इधर निकाले, 4 हमने इधर निकाले। बाकी कैलकुलेशन का काम हल्की फुल्की बेटा 6 7th क्लास की कैलकुलेशन है। एक नई चीज़ आई मापांक, मापांक के अंदर माइनस है, उसको बाहर लाओगे प्लस का बन जाएगा। ठीक है, ये है 5वें का पहला सवाल। अगली स्लाइड के अंदर करते हैं 5वें का दूसरा सवाल, फिर इस टाइप के सवाल खत्म हो जाएंगे, कुछ नए वो अवयवों की समानता से रिलेटेड आएंगे। एक बार देखो इसको। अब देखो 5वें का करते हैं दूसरा सवाल, और 5वें के दूसरे सवाल में वही सेम सवाल है 3/4 का अवयव बनाना, लेकिन यहाँ पर जो शर्त दी गई वो है aij बराबर 2i माइनस j। पहले तो आपको 3/4 का अवयव मानना पड़ेगा। आप लिखेंगे माना 3 × 4 कोटि का अवयव a बराबर A11 A12 A13 A14 A21 A22 23 24 31 A32 A33 और A34। ये आपने एक अवयव मान लिया जो 3/4 कोटि का है। सब अवयवों के मान निकालें उस शर्त के हिसाब से। बड़ा सिंपल सा काम है बेटा, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, मुश्किल लगेगा भी नहीं आपको। देखो पहला जो मान निकालना वो निकालना आपको A11 का।
किसका मान निकालना, A11 का। तो इसके अंदर जहाँ आई का मान है वहाँ 1 है, जहाँ जे है वो 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 उत्तर कितना बचेगा, 1। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? इससे सिंपल कैलकुलेशन तो नहीं आ सकती 12th क्लास के अंदर। ठीक है, ये आ गया आपके पास पहला मान। ठीक है, अगला मान A12, अगला है A12। तो 2 गुणा आई का मान 1 है माइनस जे का मान कितना, 2। तो 2 माइनस 2 कितना बचा देगा ये, 0। कितना हो जाएगा ये, 0। ठीक है, तीसरा मान A13। ठीक है, A13 का मतलब है 2 गुणा 1 माइनस जे का मान कितना, 3 बराबर 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस 1 ही आएगा, बिल्कुल माइनस 1 आएगा। ये तो 12th क्लास बताने की जरूरत नहीं है कि भी 2 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस वाला नंबर बड़ा है। मैथमेटिक्स लिए इतने कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए गुणा भाग वाले। ठीक है, अगला देखो, अगला हो जाएगा A14। कौन सा, A14। A14 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई, आई का मान तो 1 ही है लेकिन जे का मान कितना हो गया, 4। 2 माइनस 4 कितना बचेगा, माइनस का 2। 2 माइनस 4 कितना बचेगा, माइनस का 2। ये हमने इस लाइन क्षैतिज जो रेखा थी, पहली पंक्ति थी, उसके अवयव निकाल दी। अगला मान किसका निकलेगा, अगला मान निकलेगा A21 का। अब ये चलाएंगे इसको A21 का। अब जैसे A21 लिखते उल्टा हो गया कि आई का मान 2 है, जे का मान कितना, 1 है। इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये बचेगा 2 गुणा आई का मान 2 माइनस जे का मान 1। इसको गुणा करोगे 4 माइनस 1 कितना बचाएगा, ये 3 बचेगा। कितना बचा देगा ये, 3। ठीक है, अगला मान आप निकालेंगे तो मान आएगा A22। A22 का मतलब हो जाएगा 2 गुणा आई का मान 2 माइनस जे का मान 2 हो गया। 4 माइनस 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई। 4 माइनस 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगला मान A23 कितना बचेगा, A23। तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3, तो 4 माइनस 3 कितना बचेगा, 1। 4 माइनस 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा। और अगला जो मान आएगा आपके पास वो आएगा A24 का। कौन सा मान, A24। A24 का मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। तो 4 माइनस 4 करोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 0। कितना उत्तर आ जाएगा आपके पास, 0। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक हमने 8 अवयव निकाल दिए। अब ये इतने सिंपल इसीलिए निकले क्यों, गुणा भाग है ही नहीं इसके अंदर। वहाँ बटा में भी था, मापांक भी था, गुणा भी करो, माइनस को प्लस भी बनाओ, गुणा करो, फिर 2 का भाग हो लगाओ, तभी वो वैल्यू बड़ी हो रही थी। यहाँ तो एक छोटी सी वैल्यू जो आ गई है, कोई दिक्कत? ये और ये निकाल, अब बारी है इनकी, ये भी निकल जाएंगे। कौन सा दिक्कत वाली बात है, सीधे सिंपल सा कैलकुलेशन ओनली फॉर A31। क्या निकालना है, A31। तो यहाँ हो जाएगा तो 2 गुणा आई का मान 3 माइनस जे का मान 1। 6 माइनस 1 कितना बचेगा, 5। 6 माइनस 1 कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा। ठीक है सर, अगला मान A32 कितना बचेगा, A32। तो 2 गुणा 3 माइनस जे का मान इस बार 2 गया, आई का मान अब सेम ही चल रहा है, जे का चेंज हो रहा है। तो 6 माइनस 2 कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा। 6 माइनस 4 का मतलब 6 माइनस 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4। अगली वैल्यू A33 क्या वैल्यू आएगी, A33 की आपके पास वैल्यू आएगी तो वो आएगी 2 गुणा 3 माइनस 3 बराबर 6 माइनस 3 कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। कितना बचेगा आपके पास, 3। अगली जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास A34। किसकी वैल्यू आएगी, A34। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4। तो 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2 आएगा सर। कितना आएगा, 2। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या किसी बच्चे को? मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बेसिक सी कैलकुलेशन की हमने और नॉर्मल में हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आप लिखेंगे अते। अवयव A बराबर, जिसकी कोटि कितनी है, 3/4। अब अवयवों को लिखेंगे। ठीक है, पहले शुरुआत के 4 लाइन वाइज 1
0 -1 माइनस कर दो, 3 2 1 0, 3 2 1 0, 5 4 3 2, 5 4 3 और 2। ये इस प्रश्न का फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। एक बार मैं उत्तरमाला चेक कर लूँ कि गलत तो नहीं आई, क्योंकि पूरी मेहनत वरना बेकार चली जाएगी, कितना हमने काम किया। और शायद उम्मीद है कि गलत तो नहीं आएगी किसी भी। 1 0 -1 -2, 3 2 1 0, 5 4 3 2। ठीक है साहब, एकदम करेक्ट आंसर एनसीईआरटी का आप मिला लेना, ये सवाल आएगा इसका उत्तर। बाकी सिंपल सी चीज है, जितनी कोटि का बोला जाए मान लो पहले, और जो आई और जे का मान दे रखा है, आपको कोई भी वैल्यू निकालनी, आपने जैसे ये निकाल दी A23, तो A23 वो कह रहा है कि जहां आपको आई दिख रहा है इस सवाल के अंदर वहां 2 रखो, और जहां जे दिख रहा है वहां 3 रखो। अगर बोल दिया जाए A31 की वैल्यू निकालनी, A31 ये कहता है आई का मान या 3 रखो और जे का मान कितना रखो, 1 रखो। सीधा सिंपल सा फंडामेंटल है। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस। अभी 5 और क्वेश्चंस बचे हैं, कहीं मत जाना, पूरा लेक्चर खत्म करेंगे, पूरी 3.1 को अपने जहन में पूरा अंतरात्मा में संभालेंगे, पूरी चीज़ों को समझ के ही काम करना है। मिलते हैं अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस लेकर, तब तक आप इनको करो। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 6। सवाल संख्या 6 के अंदर टोटल है 3 सवाल, 3 पार्ट दे रखे हैं उसके। पहले हम 2 पार्ट कर लेते हैं, फिर एक तीसरा पार्ट है और अलग से उसको कर लेंगे। सवाल क्या बोला है कि निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के क्या करना है, मान ज्ञात करने। पहले सवाल में भी x और y और z का मान निकालना, दूसरे में भी x और y और z का मान निकालना, और ये दोनों अवयव है, समीकरण नहीं होगी। ये क्या दे रखे हैं, आपके अवयव दे रखे हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा था अवयवों की समानता, और 2 उदाहरण भी किए थे, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 किए थे। इन उदाहरणों में आपको पता है कि अगर 2 अवयव बराबर है, 2 अवयव बराबर कब होते हैं, जब उनकी कोटि बराबर हो। तो ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का बराबर है, तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। संगत का मतलब पहले वाले के बराबर, दूसरे वाले के बराबर, तीसरे वाले के बराबर, चौथे वाले के बराबर। ये बात आपको बताई हुई, तो समझना बेटा, इसका उत्तर करते हैं हम। लिखेंगे क्या आप इसके अंदर, ध्यान देना। आप लिखेंगे चूंकि दोनों अवयव समान है, दोनों, अतः इनके संगत अवयव, बराबर होंगे। अगर दोनों अवयव बराबर हैं, समान हैं, तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर संगत अवयव बराबर होंगे तो मुझे पहले वाला मान चाहिए x का। किसका मान चाहिए, x का। तो इधर x है, इधर 1 लिख रखा है, x का मान मेरे पास कितना आ गया बेटा, 1। फिर मान चाहिए मुझे y का, y यहाँ 1 नंबर पर लिखा, तो इधर 1 नंबर पर कौन लिखा है, 4, तो y का मान कितना हो गया, 4। फिर मान मुझे चाहिए z का, इधर z 2 नंबर पर लिखा, इधर भी 2 नंबर कौन लिखा, 3 लिखा। ये इन सवालों के आपके पास फाइनल क्या आ गए, आंसर आ गया। x का मान 1 आ गया, y का मान 2, 4 आ गया, और z का मान कितना आ गया, 3। है कुछ सवाल के अंदर, बोलो मेरी बात, समझ में आया नहीं है? कुछ भी है क्या सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं है। ये चीजें सिंपल सी है, x और y और z का मान निकालना था, x y z निकल गया, संगत अवयव बराबर करते उत्तर आ गए। इसमें भी आप संगत अवयव बराबर करेंगे। आप लिखेंगे क्योंकि दोनों अवयव समान है, या समान अवयव एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी लिखो, ठीक है। दोनों अवयव समान है, अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे, अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे। ध्यान दो, इसको ध्यान से देखना, क्या लिखा है, x + y बराबर, यहाँ क्या लिखा है, 6। इसको समीकरण संख्या 1 दे दो, क्योंकि अब समीकरण बनेंगे 2 अलग अलग मान आएंगे। फिर एक समीकरण है ये वाला, 5 + z बराबर में 5, समीकरण संख्या 2। और एक समीकरण है xy बराबर आ जाएगा 8, समीकरण संख्या 3। xy बराबर 8 आ गया। इनको सोल्व करना सिंपल है, ज़्यादा सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आप एक काम करो, इस समीकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इसको
ठीक है, वरना इसको आगे बढ़ा दो, वरना इसको आगे बढ़ा दो। इसको आगे बढ़ाओगे, किसी एक का मान निकालो, या तो x का निकालो या y का निकालो, किसी का निकाल लो। मैं यहाँ से y का मान निकाल देता हूँ। y का मान निकालोगे 6 - x आ जाएगा। इसको समीकरण संख्या 4 दे देते हैं। y का मान कितना आ जाएगा? 6 - x। ठीक है, ये मान उठाकर यहाँ रख दो। कहाँ रख दो? इस समीकरण के अंदर रख दो। ठीक है, इस समीकरण के अंदर आप रखेंगे तो x की जगह तो x रहेगा, और y की जगह आप क्या रख सकते हो? 6 - x बराबर में 8। बात ध्यान देना, x की जगह x, y की जगह ये रख दी। गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस हो जाएगा x² बराबर में कितना हो जाएगा? 8। गुणा भाग करोगे तो सबको उधर ले जाओ, ये भी उधर ले जाओ, ये भी उधर ले जाओ। समीकरण क्या बनेगा? समीकरण बनेगा x² माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 0। क्या बेटा ये द्विघात समीकरण नहीं आया है क्या आपके? कौन सा समीकरण आ गया? द्विघात। अब द्विघात को गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, जोड़ने पर 6x आना चाहिए। तो इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का, क्या ये 4x माइनस का 2x नहीं लिख सकता क्या? और प्लस में 8 बराबर 0। भाई इस -6x को ऐसे लिख दिया, गुणनखंड विधि आती, और फिर ये हो गया ये और ये हो गया। ठीक है, यहाँ होने के बाद में x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा था। x कॉमन लेते पीछे क्या बचेगा? x - 4, और -2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा वापस x - 4 बराबर 0। x - 4 वापस कॉमन ले लो, x - 4 कॉमन लोगे तो ये बचेगा x - 2 बराबर 0। 2 भागों में बांट दो, x - 4 बराबर 0 और x - 2 बराबर 0। एक x का मान आ गया 4, एक x का मान आ जाएगा कितना? 2। ठीक है, संतुष्ट करना चाहिए, अभी हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई मान तो होगा ही होगा। ये मान हमने निकाल दिए x के, और जो z का मान है ना वो बड़ा सिंपल है भाई। ये z का मान तो बड़ा सिंपल है। अगर मुझे z निकालना है तो वो हो जाएगा 5 माइनस, ये उधर जाएगा माइनस का 5, तो z तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। z कितना आ जाएगा? 0। अब आप लिखेंगे समीकरण 4 से। समीकरण 4 है मेरे पास y बराबर 6 - x। मुझे इसके दो मान निकालने। दो कैसे? मुझे दो मान रखने पड़ेंगे। आप लिखेंगे जब x बराबर 4 और जब x बराबर कितना? 2, दोनों मान रखेंगे। जब दोनों मान रखेंगे तो आपके पास मान क्या आएगा? y बराबर 6 - 4, तो y का मान कितना आ गया? 2, और यहाँ हो जाएगा y बराबर 6 - 2, तो y का मान कितना आ जाएगा? 4। सब मान संतुष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। आप अगर इसको रखेंगे 4 + 2, 4 + 2 6 हो रहा है, और 2 + 4 रखेंगे, 2 + 4 करेंगे तो भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये सब उत्तर है इसके, दोनों ही मान आएंगे। देखो सुनो मेरी बात, पहला सवाल बड़ा सिंपल था, पहले सवाल मातापच्ची हुई नहीं। दूसरे के अंदर 3 समीकरण आए। अगर आप दूसरे समीकरण को देखोगे तो इससे सीधा z का मान निकल गया 0। इस समीकरण से मैंने y का मान निकाला। y का मान जब मैंने समीकरण से 3 में रखा इस y की जगह, तो मेरे पास एक द्विघात समीकरण बनी। अब द्विघात समीकरण बनी तो x के कितने मान आएंगे? 2। तो मैंने गुणनखंड विधि लगाई। गुणा करने पर ऐसे 2 नंबर सोचने जिनको गुणा करने पर 8 आए, जोड़ने पर -6 आए, तो माइनस का 4x माइनस का 2x सोच लिए। गुणा भाग किए तो x के 2 मान है, एक 4 आया एक 2 आया। जब मैंने x का मान यहाँ 4 रखा तो y का मान 2 आया, और जब x का मान मैंने यहाँ 2 रखा तो y का मान कितना आ गया? 4। ये इस प्रश्न पहले और दूसरे सवाल का क्या है? आपके फाइनल उत्तर है। बोलो मेरे शेर और शेर न्यू, छठे सवाल में कोई दिक्कत है क्या? अगली स्लाइड में करते हैं छठे का तीसरा सवाल, अभी बाकी छोड़ना मत, ठीक है? वो करते हैं। अब देखो छठे का करते हैं तीसरा सवाल। छठे का तीसरा सवाल कह रहा है कि x + y + z, x + z, y + z इन तीनों मान के बराबर है। एक ही कितनी पंक्तियां? 3, तो 3 × 1 का है। कितनी अवयव का है? ये 3 × 1। ध्यान से देखो, 3 पंक्तियां और 1 स्तंभ। इधर भी 3 पंक्तियां और 1 क्या है? स्तंभ। तो कोटि बराबर है तो इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। ध्यान देना, आप लिखेंगे चूंकि दोनों अवयव समान है अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे। दोनों अवयव समान है तो संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। ध्यान देना बेटा समीकरण।
तो पहली वैल्यू ये इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, तो समीकरण क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 9, समीकरण संख्या 1। फिर है x प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा 5, समीकरण संख्या 2। और फिर आ जाएगा y प्लस जेड बराबर में 7, समीकरण संख्या 3। ये हमने 3 समीकरण बना दिए। जब दोनों अवयव बराबर थे तो उनके संगत अवयव क्या कर दिए हमने, बराबर कर दी, इससे बना दी। अब सुने मेरी बात, करने के खूब सारे तरीके। क्या कि यहां से जब z का मान निकालोगे तो वो आएगा 5 माइनस एक्स, और यहां से z का मान निकालोगे तो वो आएगा 7 माइनस वाई, और वहां रखोगे तो उत्तरमाला में कुछ आ जाएगा आपके। बट कैलकुलेशन अगर आपको सिंपल करनी है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? आप लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान देना मैंने बहुत शानदार बात बोली। आप समीकरण 1 को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो एक मान आ रखा है वो आ रखा है y प्लस जेड, और इधर भी क्या है y प्लस जेड। मुझे अगर चर निकालना सिंगल चर चाहिए तो यहाँ है y प्लस जेड, यहाँ y प्लस जेड का मान कितना है 7, मैं सीधा यहाँ 7 रख दूं तो x प्लस 7 बराबर 9 आएगा। तो x का मान 9 माइनस 7 करके 2 आएगा, नहीं आएगा। जैसे ही मेरे पास x का मान आ जाएगा, x का मान अगर मैं यहाँ रखूंगा तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा, z का, और जैसे ही z का मान मैं यहाँ रखूंगा मेरे पास किसका मान आ जाएगा, y का। मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा, मेरे को इतने समीकरणों में मातापची करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ध्यान देना, समीकरण 1 लिखो। समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में कितना है 9। तो देखो x की जगह x प्लस, ध्यान दोगे समीकरण 3 से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो y प्लस जेड है ये वाला, ये जो है वो आपके 9 के बराबर, 7 के बराबर। तो किसके बराबर है, इस 7 के बराबर। तो यहां सीधा आपके पास मान कितना आ जाएगा 7, और बराबर में कितना हो जाएगा 9। तो यहां से x का मान आ जाएगा 9 माइनस 7, तो x कितना बन जाएगा 2। x का मान कितना आ जाएगा मेरे शेर और शेरनियों, कितना आ जाएगा 2। बोलो सब, है कोई दिक्कत इस सवाल में? कितना सिंपल कर दिया। मैं चाहता तो उसी तरीके से करवा देता, लेकिन सीधा डायरेक्ट मान रख दिया। अब आप लिखेंगे क्या, अब आप लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। ये रहा समीकरण 2, समीकरण 2 लिख दे। x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर कितना 5। x का मान कितना साहब 2, और प्लस में क्या आएगा z बराबर 5। तो z का मान 5, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2, तो z का मान आ जाएगा 3। कितना आएगा मेरे शेर और शेरनियों, 3 आएगा। अब ये जो z का मान आया वो समीकरण 3 में रख दो, और आप जो समीकरण 1 में भी रख सकते हो। समीकरण 1 में x का मान रख दो और z का रख दो तो y आ जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां से सिंपल निकल रहा है एक चर से, तो आप लिखेंगे समीकरण z का मान, z का मान समीकरण 3 में रखने पर, z का मान समीकरण 3 में रखने पर, और जैसे ही आप समीकरण 3 में z का मान रखेंगे आपके पास y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। समीकरण 3 लिखें, y प्लस जेड बराबर में कितना है 7। तो y की जगह y, z की जगह 3 बराबर हो गया 7। तो y बराबर 7, प्लस का 3 ट्रांसफर हुआ माइनस का, और y का मान कितना आ गया 4। 7 माइनस 3 कितना होता है, 4 होता है। ये आपके पास फाइनल आ गया y का मान। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी को कोई दिक्कत है क्या इस सवाल के अंदर? मेरे हिसाब से छठे सवाल में किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 के हमने 3 पार्ट है, तीनों के तीनों पार्टों को सोल्व कर दिया। अब कोई पार्ट है नहीं, 7वें में एक सवाल है, 8वां भी एक एक ही है। ऐसे करके सिंपल सिंपल से 8वां नंबर 10वां, वैसे भी बेसिक वाला सवाल है, ज़्यादा बचा नहीं है। आप इनको देखें, सवाल संख्या 6 है। ये बड़ा शानदार सवाल है जो आपको ध्यान रखना। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 7। सवाल संख्या 7 क्या कह रहा है कि समीकरण नहीं, एक अवयवी है, 2 अवयव बराबर है, क्योंकि ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 से। इसमें 4 मान निकालने, एक का मान, एक बी का मान, एक सी का मान, और एक इसका मान निकालना है डी का मान। बड़े सिंपल से हैं, हर बार सेम ही पैटर्न के सवाल आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत होनी नहीं। आप लिखेंगे क्योंकि
दोनों अवयव समान है अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे। अतः इनके संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। ध्यान देना, संगत अवयव बराबर करोगे तो ये पहले वाला इस पहले वाले के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण क्या बनेगा? a माइनस बी बराबर में माइनस का एक, समीकरण संख्या 1। फिर ये वाला समीकरण 2a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, समीकरण संख्या 2। फिर ये वाला समीकरण 2a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? 5 के, समीकरण संख्या 3। फिर ये वाला मान 3c प्लस डी बराबर हो जाएगा 13 के बराबर, समीकरण संख्या 4। ये हमने 4 समीकरण निकाल दिए, क्योंकि 4 समीकरण आएंगे 4 मान निकाल। अब समीकरण को ध्यान से देखें। अब पहले तीसरे और चौथे को देखोगे। मुझे अगर c निकालना है, क्या निकालना? c, तो मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी? a की। अगर मेरे पास a आ गया तो मेरे पास c भी आ जाएगा। अगर मेरे पास c आ गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? d। और अगर मेरे पास a आ गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? b। मुझे मेन काम करना a का। a आते ही b आ जाएगा, a आने पर c आ जाएगा, c आने पर क्या आ जाएगा? d आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा। समझना मेरी बात आप आराम से कि एक्चुअल में करना क्या। आप इस समीकरण को ध्यान से देखो। दूसरे को क्या मैं दूसरे को b बराबर 2a लिख सकता हूं क्या? समीकरण संख्या ये हो जाएगा 5। ध्यान से देखना आप लोग। ऐसा इसीलिए क्योंकि माइनस का b जब इधर आएगा तो वो प्लस का b हो जाएगा और b का मान आ जाएगा 2a। और ये मान मैं इस समीकरण में रख सकता हूं। कैसे? कि b की जगह अगर मैंने 2a रख दिया तो मेरे पास a का मान आ जाएगा। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? ठीक है। आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 नहीं 5 है, कितना है? 5। आप लिखेंगे समीकरण 5 से b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान रखेंगे। समीकरण 1 लिखो। समीकरण 1 है आपके पास a माइनस बी बराबर माइनस का 1। देखो a की जगह a माइनस इस b की जगह मैं मान ये रख सकता हूं 2a, तो ये आ जाएगा 2a बराबर में कितना है? माइनस का 1। a में से माइनस 2a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, बराबर में हो जाएगा माइनस का 1। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और a का मान कितना आ जाएगा मेरे शेर और शेरनियों? कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर इस सवाल में जो a का मान आया है वो कितना आया? 1 आया। a का मान कितना आया आपके पास? 1 आ गया। ये a का मान आपके पास फाइनल आ गया। अब मुझे अगर a का मान आ गया तो फिर मैं अगर मैं इस 5 समीकरण में a का मान रखता हूं तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा? b का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? b का, a का मान। ठीक है। अब ये जो a का मान आया, a का मान उठा कर रखेंगे समीकरण संख्या 5 में। जैसे ही समीकरण 5 में रखेंगे मेरे पास किसका मान आ जाएगा? b का। मेरे पास अगर a का मान आ गया तो a का मान मैं अगर समीकरण 3 में भी रखूंगा तो मेरे पास c का मान आएगा। c का मान मैं समीकरण संख्या 4 में रखूंगा तो मेरे पास d का मान आएगा। ध्यान देना कि एक्चुअल में करना क्या। ठीक है, ध्यान देना कि एक्चुअल में आपको मान रखना है। कैसे? सारे मान रखते हैं और आंसर आते जाएंगे। ठीक है। आप लिखेंगे a का मान, a बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, और समीकरण 5 है आपके पास b बराबर 2a, तो b बराबर हो जाएगा 2 गुणा a का मान 1, तो b कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा सर। b आपके पास कितना आ जाएगा? 2। ये आपके पास b का मान आ गया सर। किसका मान आ गया? b का। है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या लिखेंगे? अगली चीज, अगली चीज आप लिखेंगे ये जो a का मान आया, a बराबर 1 समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर a का मान यहां रखेंगे, c आ जाएगा। ठीक है। समीकरण 3 लिखो पहले। समीकरण 3 है आपके पास 2a प्लस c प्लस में c बराबर में कितना है?
5 है सब। कितना है बराबर में 5। तो ये हो जाएगा 2 गुणा ए का मान 1 प्लस सी बराबर 5। तो ये हो जाएगा 2 प्लस सी बराबर 5। सी बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2। सी का मान कितना आ जाएगा 3। सी का मान कितना आ जाएगा मेरे शेर और शेरनियों 3। ये आपके पास आ गया सी का मान। किसका मान आ गया? सी का। अब ये सी का मान आप समीकरण संख्या 4 में रख दो तो डी मिल जाएगा आपको। तो यहां से निकल जाएगा आपके पास डी। ठीक है, तो आप लिखेंगे सी बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर, सी बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर, और समीकरण 4 है आपके पास 3c प्लस डी और बराबर में है 13। तो यहां से हो जाएगी 3 गुणा 3 प्लस में डी बराबर में 13। 3 को 3 से गुणा करोगे 9 प्लस डी बराबर हो जाएगा 13। डी का मान आ जाएगा 13 माइनस 9। तो डी कितना बनेगा मेरे पास 4। डी कितना बनेगा मेरे पास 4। तो इस प्रकार के हमने आज 4 सवाल कर लिए। 30 छठे के अंदर 3 किए थे और एक 7वां सवाल अलग से आया है। अगर आपको उत्तर निकालने हैं तो आपको इनको मान ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। हर बार आपको समीकरण बनेंगे, नॉर्मल सी कैलकुलेशन आपको करनी है, पक्षांतरण वगैरह करना, मान रखना, पहले सोचने कौन सा मान कैसे रखें तब उत्तर आना चाहिए। इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे शेर और शेरनियों को सवाल संख्या 7 में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल से मान रखते जाना, जिसमें जिसकी जरूरत है उसमें मान रखो। भाई यहाँ अगर आपको सी निकालना तो आपको सी निकालना तो ए चाहिए, या डी निकालना तो सी चाहिए तो सी पहले निकालना पड़ेगा, या बी निकालना तो ए चाहिए तो ए पहले निकालो। ए हमने पहले निकाला, ए निकालने के बाद बी आ गया, बी निकालने के बाद सी आ गया, सी निकालने के बाद डी आ गया। अपने आप एक आती है, अपने आप सारी चीजें आती जाएगी। ठीक है, ये कर लिया हमने सवाल संख्या 7 का सॉल्यूशंस। आराम से देखें, अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 8 और 9। 8वां सवाल क्या कह रहा है कि एक कोई अवयव है आपके पास ए आई जे का, जिसकी कोटि है m गुणा n का एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव मतलब m और n आपस में क्या है? बराबर है, मतलब वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग अवयव है यदि, ये वर्ग अवयव कब कहलाएगा? यदि m छोटा है n से, या m बड़ा है n से, या m बराबर है n के, या इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपको किसी अवयव को वर्ग अवयव सिद्ध करना है, क्या करना है? वर्ग अवयव करना है, तो जो पंक्तियों की संख्या होती है, वर्ग अवयव के लिए क्या शर्त होती है कि जो पंक्तियों की संख्या होती है वो बराबर होती है स्तंभों की संख्या के। क्या ऐसा मैंने बोला था परिभाषा के अंदर? बिल्कुल। पंक्तियों की संख्या को हमने m से बोला था बराबर, स्तंभों को क्या बोला था? n। तो उत्तर आना चाहिए m बराबर n, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कितना छोटा सवाल, परिभाषा में से सवाल उठा लिया एग्जामिनर। देखो शानदार, एग्जाम में आने लायक सवाल है, ध्यान रखना। कोई भी अवयव वर्ग अवयव तभी कहलाता है जब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। जैसे 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, 2 गुणा 3 नहीं चलेगा। ये बात है ना, 2 गुणा 3 कुछ अलग होता है। आपको स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर करनी, मतलब m और n आपस का किसी भी तरीके से क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब m किसके बराबर होना चाहिए? आपके n के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, यानी m और n बराबर, ऑप्शन नंबर हो गया सी। एक सवाल और, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है? 2 अवयव हैं, इसकी कोटि भी आपके 2/2 है, इसकी कोटि भी क्या है? 2/2, और x का मान बोला है कि -1/3, y का मान 7। बी ऑप्शन बोल दिया ज्ञात करना संभव ही नहीं कि x और y के मान आ ही नहीं सकते। ठीक है, तीसरा ऑप्शन y बराबर 7, x बराबर -2/3, और चौथा ऑप्शन है x बराबर -1/3, y बराबर -2। ज़्यादा हार्ड नहीं है सवाल, क्योंकि हम ऐसा सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा आपको उत्तर लाने के लिए। पहले तो संगत अवयव बराबर होगा, तो यहाँ लिखा है 3x + 7 बराबर में क्या लिखा है? 0। ये हो गया, सीधा सोल्व हो रहा है। यहाँ से x का मान, x बराबर आ जाएगा +7 हो जाएगा -7। तो यहाँ से x का मान आएगा -7/3। x का मान कितना आएगा? -7/3। है कहीं ऑप्शन में -7/3 x का मान? नहीं। ठीक है सर। दूसरा काम, x को एक बार वापस और यहाँ आ गया, तो वहाँ आ गया तो x 2 - 3x बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। ठीक है सर, -3x
बराबर 4, प्लस का 2 उधर गया माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 3x बराबर 2 बचेगा, x बराबर बचेगा 2/-3। और इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x का मान आ जाएगा माइनस का 2/3। एक ही बात है, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर x का मान माइनस 2/3 आ रखा है, क्या रखा है, x का मान माइनस 2/3। यहाँ तो जो सवाल कह रहा है ना आपका, वो स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि x का मान या तो -1/3 आना चाहिए, और जब x का मान -1/3 आएगा, पहले मैं y को भी सोल्व करवा देता हूँ आपके। y है मेरे पास ये रहा y + 1, क्या लिखा है y + 1 बराबर में कितना है 8। तो यहाँ से जो y का मान आएगा वो प्लस उधर जाएगा माइनस का 1, y का मान कितना आ जाएगा 7। चलो y तो एक जगह है तो y तो 7 आ गया, तो y 7 के हिसाब से ये हो गया, और आप x का मान -2/3 बोलोगे, उत्तर कर दोगे C। लेकिन बेटा ध्यान रखना x का मान एक और है। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि y का मान अगर आपने यहाँ 7 रखा तो 7 + 1 8, 8 को संतुष्ट कर रहा है। क्या यहाँ पर x का मान, यहाँ से इस वैल्यू में x का मान अगर आप ये रखते हो, क्या ये उत्तर आता है? क्या x का मान आप ये रखते हो, ये उत्तर आता है? क्या आपको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि संगत अवयव अगर बराबर है ना तो मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर बच्चे की नजर यहाँ नहीं जाएगी, किसी बच्चे की, और बच्चे की नजर जाएगी यहाँ x में और यहाँ जाएगी y में, तो वो ऐसे उत्तर निकालेगा और ऑप्शन नंबर C को करेक्ट करेगा। अभी ऑप्शन नंबर C भी गलत होने वाला कैसे? जब आप इसको संतुलित करोगे कि आप अगर इसमें आप यहाँ मान रखेंगे, यहाँ पे इसमें x का मान यहाँ रखेंगे, जैसे यहाँ आपने लिख दिया 3x और प्लस में है 7। अभी मेरे पास x के 2 मान आए, 2 आया, एक तो आया मेरे पास -7/3 और एक मान आया मेरे पास -2/3। ठीक है, इस वैल्यू में अब जब यहाँ रखोगे तो उत्तर वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, 0 को करना चाहिए। किसको करना चाहिए, 0 को। तो यहाँ तो हो गया 3 गुणा -7/3 प्लस का 7 कैंसिल हो गए, -7 -7 ये 0 हो जाएगा। यहाँ रखोगे तो 3 गुणा -2/3 और प्लस में चल रहा 7, तो 3 से 3 कैंसिल, -2 और प्लस का 7 कितना बचेगा 5। उत्तर तो 0 आ गया। इसका मतलब मान संभव नहीं है, x के 2 मान संभव नहीं, x के कितने मान आएंगे 1। इसका मतलब इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन, ज्ञात करना संभव नहीं। मेरी बात वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दें कि x तो दोनों जगह सेम ही है ना, आप चाहे x यहाँ ले चाहे ये ले। तो अगर इस ये जो वैल्यू है यहाँ पर अगर आप x का मान एक बार रखो -7/3, एक बार रखोगे -2/3, क्योंकि x के 2 मान आए तो दोनों x ही है। तो अगर यहाँ रखोगे तो उसका उत्तर क्या आना चाहिए 0, क्योंकि ये संगत मान इसके संगत मान के बराबर, ये जो a11 है वो b11 के क्या है बराबर है, तो ये मान इसके बराबर आना चाहिए। तो जब आपने रखा तो दोनों मान रखे, -7/3 भी रखा, -2/3 भी रखा, ये मान 0 हो गया, ये मान 5 आ गया, लेकिन यहाँ उत्तर आ रहा है 0। आप जब इसके अंदर रखेंगे, आप इसके अंदर सपोज आपने ये रखा -7/3, तो 2 गुणा -7/3 2 - 3 गुणा -7/3, वहां 9 आएगा, लेकिन उत्तर कितना आ रहा है 4। उत्तर तो सेम आना चाहिए ना। संगत अवयव तो दूसरे पहले वाले अवयव का संगत अवयव दूसरे वाले अवयव के संगत अवयव के बराबर होना चाहिए। ये अवयवों की हमने क्या पढ़ी थी, समानता पढ़ी थी, वरना अवयव समान नहीं होंगे। तो यहाँ पर x के 2 मान आ गए, इसका मतलब अवयव संभव नहीं है। मैं वापस कर, इनको देखकर उत्तर ये मत कर दें, इसका उत्तर है ज्ञात करना संभव नहीं। ये हमने किया सवाल संख्या 8 और 9 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में एक छोटा सा सवाल और बचा, सवाल संख्या है 10, उसका सॉल्यूशंस करते हैं। थोड़ी बेटा बातें ध्यान रखें। बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप थोड़ी सी पढ़ाई करें। अब जून का महीना एंड होने वाला है, आज 30 तारीख है, कम से कम आपको खूब सारी पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। दूसरा चैप्टर हमने शुरू कर दिया, दूसरा कर लिया था, तीसरा शुरू हमने कर दिया, तो ध्यान रखें। ऐसे 2 ही हुए, पहला हमने छोड़ा एक बार, बाद में करेंगे, लेकिन निरंतर डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है, वरना आप आगे जाकर नंबर्स नहीं ला पाओगे। रेगुलर ध्यान रखना है ना, हमेशा डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन ऐसे ऐसे होगा ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं, भले ही हो डिसिप्लिन ऊपर नीचे होने में कोई दिक्कत नहीं। मोटिवेशन थोड़ा सा इंटरनल लाएं, एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोशिश ना करें। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको थोड़ा सा सुख देगा, है ना, एक्सटर्नल मोटिवेशन थोड़ा सा सुख देगा, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन हमेशा जीवन भर आपको दुख देने वाला है। किसी चीज़ को रेगुलर काम करने के लिए इंटरनल मोटिवेशन की ही जरूरत होती है। मैं आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन बाहर से दे सकता हूँ, जरूरत है आपको इंटरनल मोटिवेशन की, तो ध्यान रखें। ये हो गया सवाल संख्या 8 और 9। अगली स्लाइड में करते हैं सवाल संख्या 10। अब देखो सवाल संख्या है 10, जो प्रश्नावली जो आपकी 3.1 है उसका लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल क्या कह रहा है कि 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि का मतलब अवयव,
आपको अवयव रखना है उसके अंदर। आपने कोई सपोज डेढ़ से सवाल करना है तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उसकी जो कोटि है वो तो है 3 गुणा 3। अब यहां पर 9 स्थितियां बन सकती है। देखो यहां स्थिति आ सकती है, यहां आ सकती है, यहां आ सकती है, एक यहां स्थिति, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। 9 स्थितियां हैं इनको भरने की। टोटल कितनी स्थितियां हैं? 9 भरने की। और बोला क्या 0 या 1 दोनों में से कोई आ सकता है। तो इसको भरने के तरीके भी हो गए 0 या 1, इसको भरने का तरीका भी हो गया 0 या 1, इसको भरने का तरीका भी 0 या 1। आगे सब जगह 0 और 1 आप भर सकते हो, कुछ भी, या तो 0 रख दो या 1 रख दो। या का मतलब होता है या तो ये या तो ये। मैं इनको भर सकता हूं और आपको बतानी है अवयवों की कुल संख्या। क्या बतानी है आपको कि इसमें अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, अवयवों की अगर कुल संख्या बतानी है तो एक जगह को भरने के कितने तरीके? 2। एक जगह को भरने के कितने तरीके हैं? 2। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी भाई? एक जगह को भरने के कितने तरीके हैं? 2। मैं एक जगह को भरने के लिए या तो 0 का उपयोग कर सकता हूं या मैं किसका उपयोग कर सकता हूं? 1 का कर सकता हूं। मेरी मर्जी है। मैं हर जगह सबकी जगह प्रविष्टि 0 या 1 बोलिए 3/3 के। ठीक है, और 0 या 1 आपने 2 बार भरा है, 2 स्थितियां होगी भरने की। और कुल कितने तरीके से भर सकते हो? 9 तरीके से। 2 की घात कितनी हो जाएगी? 9। बात समझना मेरी बस। एक 3/3 कोटि का आपके पास अवयव है। प्रत्येक जगह को भरने के 2 तरीके। क्यों? क्योंकि या तो मैं 0 बिठाऊंगा या 1 बिठाऊंगा। तो इस स्थिति को भरने के तरीके भी 2, इसको भरने के भी 2, इसको भरने के तरीके, सब तरीके 9 के 9 जो तरीके हैं उनको भरने के, जो 9 जगह उनको भरने के तरीके टोटल कितने हैं? 2। और उसमें अवयव कितने बनेंगे? 9 ही बनेंगे, 3 गुणा 3। और 2 की घात जो 9 होता है वो होता है 512। कितना होता है साहब? 512। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका? इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। मेरे हिसाब से 10 सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक जगह को भरने के तरीके हैं 2 और कुल तरीके कितने? 9। 9 स्थिति आ सकती। 2 की घात 9 512 होता है। 2 की घात 9 कितना होता है? 512। गुणा पा करके देख लेना आप लोग। ठीक है, मेरे हिसाब से प्रश्नावली जो 3.1 है उसको बेहतरीन तरीके से किया हमने। भाषा लिखी, हमने एग्जाम्पल किए, फिर हमने इसके सवाल किए। मिलते हैं जल्दी कल की क्लास में। प्रश्नावली जो आपके 3.2 है उसका इंट्रोडक्शन लेके। अब बात बताता हूं कि जो 3.2 है उसका ज़्यादा इंट्रोडक्शन खास नहीं है कि दोनों अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, दोनों अवयवों को गुणा कैसे करते हैं, नॉर्मल से गुणधर्म है, फटाफट समझाना। ज़्यादा कोई घंटे भर का लेक्चर तो भी बन जाएगा, चीज़ें समझाऊंगा तब। बाकी लैंग्वेज जो है ना वो उसका यूज़ थोड़ा सा कम है। समझ रहे हो आप बात? जैसे सवाल करोगे, जैसे 3.1 इसमें तो खूब सारे आपके भाषा का यूज हुआ पूरी प्रश्नावली में। अगर भाषा आपको याद नहीं है तो फिर 3.1 के सवाल नहीं होंगे, उदाहरण भी नहीं होंगे। लेकिन जो 3.2 है ना उसमें भाषा का ज़्यादा रोल नहीं। भाषा तो आपको एक बेसिक सी समझ नहीं है कि इसको जोड़ते कैसे हैं, इसको गुणा कैसे करते हैं। अगर वो समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। लेकिन जो सवाल है ना उसमें आपको कंसेप्ट ज़्यादा ध्यान रखना है। उसमें वही कंसेप्ट आपको समझना है कि इसको कैसे जोड़ा। इसको है थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा क्योंकि 22 सवाल है, शायद एक वीडियो के अंदर बनेगा भी नहीं। मैं एक वीडियो के अंदर भाषा तो आपको करवा दूंगा, एक वीडियो के अंदर उदाहरण भी करवा दूंगा। बट सवाल करवाने के लिए 2-3 वीडियो लेने पड़ेंगे क्योंकि अलग अलग टाइप के सवाल हैं, तो फिर सबको अलग अलग टाइप से लेके चलेंगे। ठीक है, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और प्रश्नावली 3.1 का पूरा कंप्लीट आपको रिवीजन करना है। नो टेंशन होकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।